नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम SSC CGL 2020 टायर 1 13 अगस्त शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है कि ए की आय बी की आय से 45% अधिक है और सी की आय ए और बी की आय के योगफल से 60% कम है। डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। यदि बी और डी की आय के बीच अंतर 13,200 रुपये है तो सी की आय ज्ञात करो। तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि ए, बी, सी और डी 4 बंदे हैं कोई। हमें बताया हुआ है कि ए की जो इनकम है बी की इनकम से 45% ज़्यादा है। तो अगर मैं बी की 100 ले लेता हूँ तो ए की कितनी होगी? 145। और सी के बारे में क्या बता हुआ है कि जो सी की इनकम है ए प्लस बी की दोनों की इनकम मिला के उससे 60% कम है। मतलब दोनों की योग के 40% के बराबर है सी की इनकम। तो दोनों का योग कितना है? 245 और उसका 10% कितना होगा? 24.5। तो मतलब उसका 4 टाइम्स। तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा मेरा 98। तो अभी क्या बताया हुआ है कि जो डी की इनकम है वो सी की इनकम से 20% ज्यादा है। तो इसका 10% कितना है? 9.8। तो इसका 20% कितना होगा? 19.6। अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 117.6। तो अभी मेरे पास तीनों की इनकम आ गई। तो मेरे से क्या पूछा है? सी की इनकम बताओ। तो सी की इनकम जो भी आएगी वो 98 से मल्टीप्लाई होके आएगी। तो अगर मैं 98 का एक फैक्टर देखूं तो एक फैक्टर मेरा 7 भी है। तो अगर मैं ऑप्शन को चेक करूं एक बार, जो भी ऑप्शन मेरा अगर 7 से डिवाइड होता होगा तो मेरा वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन को चेक करना। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा 7 से डिवाइड नहीं होता तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 7 से डिवाइड होता है तो ये मेरा आंसर हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि अभी ये आंसर होगा। तो पहले हम 3 और 4 को चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 भी 7 से डिवाइड नहीं होता और ऑप्शन नंबर 4 भी 7 से डिवाइड नहीं होता। तो मेरा एक ही ऑप्शन आया है जो 7 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब मेरा है ऑप्शन नंबर 2 है वही मेरा आंसर होगा और वही सी की इनकम होगी। अगर मान लेता हूं मेरे पास 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन आ जाते 7 से डिवाइड होने वाले, तो फिर मैं क्या करता? तो फिर अपना बेसिक मेथड यूज करते। वही इसमें क्या बताया हुआ है? बी और डी की आय के बीच अंतर 13,200 रुपये है और इधर बी और डी में कितना डिफरेंस है? 17.6। और 17.6 की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 13200। तो मेरे को निकालनी कितनी है? मेरे को निकालनी है 98 की वैल्यू। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 13200 इंटू 98 डिवाइड बाय 17.6। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरा यही आएगा 73500। अगर आप चाहो तो इसको सोल्व करके भी देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। ट्राइंगल ABC का एरिया ट्राइंगल PQR का एरिया 64 और 81 दिया हुआ है। AD और PT क्रमशः ट्राइंगल ABC और PQR की माध्यिकाएं हैं। यदि PT इज इक्वल टू 10.8 सेंटीमीटर है तो AD की वैल्यू हमें बतानी है। तो हमें क्या दिया हुआ है कि जो ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। ट्राइंगल PQR इनका एरिया कितना दिया हुआ है हमें? इनका एरिया दिया हुआ है 64 और 81। अगर मैं इनकी साइड का रेशियो निकालूं तो साइड का रेशियो कितना आ जाएगा मेरा? 8:9। तो मेरी जो मीडियंस होंगी उनका रेशियो भी सेम ही रहेगा। तो अभी हमें PT दी हुई है 10.8। तो PT कौन सी ट्राइंगल में होगी? PQR में। तो इधर 9 की वैल्यू मेरे पास है 10.8। ये इसका कितने गुना है? इंटू 1.2। तो अगर मेरे को AD निकालनी है तो 8 का 1.2 गुना करना पड़ेगा मेरे को। तो 8 का 1.2 गुना करके कितना आएगा? 9.6। तो जो मेरी AD की वैल्यू आएगी वो मेरी 9.6 होगी। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इक्वल टू 3 के दिया हुआ है। तो tan थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा की वैल्यू हमसे पूछी है। तो एक बार ऑप्शन पे नजर डालते हैं। ऑप्शन में हर ऑप्शन में मेरे पास √3 है। तो अभी मेरे को देखना है कि tan की और कोसिकेंट की वैल्यू √3 कब आ सकती है? या तो 30 डिग्री पे आएगी या 60 डिग्री पे आएगी। मतलब और कोई ऐसा एंगल नहीं है जिसमें √3 आता हो। तो इन दोनों में से कोई ना कोई मेरा एक एंगल है। तो मैं बारी बारी से दोनों को पुट करके देख लेता हूं। तो 30 कितना होगा? 1/√3 प्लस कोसिकेंट 30 कितना होगा? 2। तो इसको सोल्व करूंगा तो मेरा क्या आएगा? 1 + 2√3
अपॉन √3। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन में है नहीं, तो ये मेरा एंगल 30 नहीं होगा, तो मेरा एंगल होगा 60 डिग्री। तो मैं एक बार 60 पुट करके देता हूँ। tan 60 कितना होता है √3 प्लस, और कोसिकेंट 60 कितना होता है 2/√3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 5/√3, और अगर इसको मैं आगे रेशनलाइज करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 5√3 डिवाइड बाई 3। तो ये मेरा कौन सा है ऑप्शन नंबर, मेरा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समचतुर्भुज क्या होता है, रोम्बस। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, ये मैंने ड्रॉ कर लिया रोम्बस। इसकी प्रत्येक साइड हमें कितनी दी हुई है 13 सेंटीमीटर, और जो एक डायगोनल है उसकी लेंथ कितनी दी हुई है 24। तो अगर मैं दूसरा डायगोनल भी ड्रॉ कर लेता हूँ तो मेरे को मालूम है कि जो दोनों डायगोनल है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर ये मेरा 24 था तो ये 12 हो जाएगा। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ये वाली, तो इसमें एक 12 है एक 13 है, तो एक थर्ड साइड कितनी होगी 5। तो अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5। तो एरिया का फॉर्मूला मेरे को पता है, d1 इंटू d2 डिवाइड बाई 2। d1 और d2 क्या है डायगोनल्स दोनों, मतलब 24 इंटू 10 डिवाइड बाई 2। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 120। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, रुपये 140 में 15 की दर से कुछ फल खरीदे गए और उतने ही फल ₹120 में 10 की दर से खरीदे गए। यदि सभी फलों को 132 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा जाए तो पूरे लेन देन में लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। अभी मेरे को दिया हुआ उसने 140 रुपये में 15 फल मिलते हैं और 120 रुपये में 10 फल मिलते हैं। अभी वो बोल रहा है कि सेम फल खरीदे, तो सेम तो है नहीं, तो सबसे पहले इनको सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लूंगा। तो एलसीएम कितना है 30। तो अगर मेरा ये 2 टाइम्स आया तो पैसे भी मेरे को 2 टाइम्स देने पड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 280। अगर ये 3 टाइम्स है तो इसका भी 3 टाइम्स हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 360। तो टोटल मैंने कितने पैसे दिए, ये हो गया 640। तो कितने फलों के लिए दिए मैंने, वो 60 फलों के लिए दिए हैं। तो 60 फल का मतलब मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरे 5 दर्जन। अब 5 दर्जन की मेरा कॉस्ट प्राइस है वो 640 रुपये है। अगर मेरे को 1 दर्जन का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़े तो क्या करूंगा मैं, 640 डिवाइड बाई 5, तो मेरा आ जाएगा 128। तो अभी मेरा 1 दर्जन का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 128। और क्वेश्चन में 1 दर्जन का सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 132। 128 की मैंने कोई चीज खरीदी है और 132 में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, मेरे को 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने पे 128 पे। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर मैं इसको कट करूंगा ये 4 से 32 और फिर 4 से कट करूंगा तो 8 और ये आएगा मेरा 25। और अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 3 सही 1/8%। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है, मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 किससे है, डीआई से है, मतलब कुछ डाटा दिया हुआ है टेबुलर फॉर्म में। तो हमसे पूछा क्या है, जनवरी अप्रैल और जून में डीलर बी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या और मार्च में डीलर ए और डी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करें। हमें अनुपात देखना है, तो क्या करेंगे, जनवरी अप्रैल और जून में, तो ये मेरा जनवरी है और ये मेरा अप्रैल है और ये मेरा जून है। तो ये डीलर बी द्वारा, तो अगर मैं सभी को ऐड करूं तो ये 600 और 500 1180 और 20 1200 और 600 1800 हो गया डीलर बी द्वारा रेशियो। अभी क्या है कि मार्च में ए और डी द्वारा, मार्च वाला ये ए है, ये ए और ये हो गया मेरा डी। अगर मैं इनको ऐड करूं तो 7 और 6 13 और ये 50, तो ये मेरा हो गया 1350। अगर मैं इसको कट करूं 0 से 0 कट होगा, फिर 15 से कट होगा, ये मेरा 15 से कट हो गया आ जाएगा 12 और मेरा 15 से कट हो गया आ जाएगा 9। अब ये फिर 3 से कट होगा तो 3 चौक 12 और 3 तिया 9, तो मेरा रेशियो आ गया 4:3। ऑप्शन नंबर कौन सा है, मेरा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है, फिर से डीआई, तो वही सेम डाटा है। तो अब की बार क्या पूछा उसने, यदि जुलाई 2018 में डीलर डी द्वारा कारों की बिक्री उतने प्रतिशत ही बढ़ी
जितनी जून 2018 में पिछले महीने की तुलना में बढ़ी थी। तो जुलाई 2018 में डीलर डी द्वारा बेची गई कारों की संख्या कितनी है। मतलब ये कोई अजम्पशन कर रहा है, ये बोल रहा है कि जून में जो कार बेची और मई की तुलना में वो जितने प्रतिशत बढ़ी तो जुलाई में भी उतने परसेंट बढ़ेंगी वो। तो अभी देख लेते हैं पहले डीलर डी कौन सा है। डीलर डी ये वाला है, ये इधर। तो मतलब इसने मई में कितनी बेची थी 600 और जून में कितनी बेची 780। तो 600 से उसकी होगी 780, तो कितनी बढ़ी 180। तो ये इसका कितना परसेंट है, ये इसका 30% है, क्योंकि 10% 60 होता है और उसका 3 टाइम्स 180। तो जो जून में बेची उसने 780, तो इसका 30% ऐड करके जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। 180 का 30% कितना होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको मैं, ये आ जाएगा मेरा 4, ये आ जाएगा 23। ये मेरा 30% ऐड कर दिया मैंने इसमें, तो टोटल ऐड करके कितना आएगा 4, 1 और ये 10, तो ये मेरा आ जाएगा 1014, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जब x को 19, 28, 55 और 91 में से प्रत्येक से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो हमें क्या बताना है, हमें x की वैल्यू बतानी है। तो हम लिख लेते हैं 19 माइनस एक्स डिवाइड बाय 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू मेरा होगा 55 माइनस एक्स अपॉन 91 माइनस एक्स। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कोई इक्वेशन बन जाएगी, तो वैसा नहीं करना मेरे को। तो मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास कितना आएगा 36, और इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास कितना आएगा 9। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो ये कितना आ जाएगा 1:4। तो इस वाले को मैं, ये इधर है, इस वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको 1 से, और इनको क्या करूंगा इक्वल पुट कर दूंगा। तो अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से तो मेरा कितना आएगा 76 माइनस 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 55 माइनस एक्स। अगर मैं 55 को इधर लेके जाऊं तो ये मेरा कितना बचेगा 21, और 4x इधर आएगा तो ये बचेगा 3x। तो इधर से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई मेरी 7। तो वही उसने क्वेश्चन में पूछा था, तो कौन सा आ गया मेरा ऑप्शन नंबर 2। ऐसे क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है, मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, अगर आपको याद रहेगा तो वो भी अच्छा फॉर्मूला है। तो मैं लिख देता हूँ BC माइनस AD अपॉन A प्लस D माइनस B प्लस C, ये मेरा फॉर्मूला है। और इसमें ABCD क्या है, तो ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा C है और ये मेरा D है। अगर वैल्यू को मैं इसमें पुट करूंगा तो मेरा एक तो या तो नेगेटिव में आंसर आ सकता है या मेरा पॉजिटिव में आंसर आ सकता है। तो नेगेटिव में आंसर आने का क्या मतलब होगा कि जो नेगेटिव में आया है वो संख्या इसमें से घटेगी, और अगर पॉजिटिव में आंसर आएगा तो वो संख्या इनमें जुड़ेगी, तब ये प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, 28 संख्याओं का औसत 77 है, पहली 14 संख्याओं का औसत 74 है और अंतिम 15 संख्याओं का औसत 84 है। 14वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करें। मतलब कोई 28 नंबर्स हैं, उनका हमें एवरेज दिया हुआ 77, और फर्स्ट जो 14 है उनका एवरेज हमें दिया हुआ है 74, और लास्ट जो 15 है उनका एवरेज हमें दिया हुआ है 84। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को हम करेंगे डेविएशन मेथड से। तो हम ये देखेंगे कि जो ये एवरेज है 74 77 से कितना कम है, 3 कम है, तो -3। तो कितनी संख्याओं पे कम है 14 पे, तो ओवरऑल मेरा कितना कम हो गया -42। अभी इधर देखता हूं, जैसे 84 है तो ये 77 से कितना ज्यादा है, ये मेरा 7 ज्यादा है तो +7, और कितनी संख्याओं पे ज्यादा है 15 पे, तो मेरा कितना आ गया प्लस का 105। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ओवरऑल मेरे पास प्लस कितना मिल जाएगा +63। मतलब जो भी मेरी 14 जो भी संख्या है तो वो 77 तो है ही है और प्लस में 63। तो अगर इन दोनों को मिला दूं तो ये मेरी 14वीं संख्या आ जाएगी। तो लेकिन ये बोल रहे हैं कि इसको हटा दिया, इस संख्या को निकाल दिया इनमें से, तो फिर जो बचेंगी 27 जो संख्या बचेंगी उनका हमें औसत बताना है। तो अगर मैं इनको इसमें से निकाल दूं तो 77 तो जाएगा ही जाएगा, तो उस हिसाब से क्या बचेगा मेरे पास 27 का एवरेज जो बचेगा 77 होगा। लेकिन अभी 63 और निकलेंगी, तो 63 का जो इफेक्ट रहेगा वो कितनी संख्याओं पे होगा, तो बाकी जो बची 27 उन्हीं पे होगा। तो हर एक में से कितना कम होगा, तो 63
को डिवाइड कर देता हूँ 27 से, तो 9 पे कटेगा ये, तो ये आएगा 7/3। और इसको सोल्व करूंगा तो ये मेरा कितना आएगा 2.3, मतलब जो मेरा एवरेज था 77 उसमें से 2.3 कम होगा, तो मेरे पास कितना आएगा 74.7। तो जो स्थायी संख्या मेरे पास बच गई उनका एवरेज होगा 74.7। तो कौन सा ऑप्शन है मेरा? ऑप्शन नंबर 2। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में मेरे को क्या दिया हुआ है, एक चक्रीय चतुर्भुज है ABCD, उसकी भुजाएं AB और DC को अगर बढ़ा देते हैं तो वो E पर मिलती हैं, और भुजाएं AD और BC को बढ़ा देने पर वो F पर मिलती हैं। तो हमें एंगल दिया हुआ है ADC = 78 डिग्री और एंगल BEC हमें दिया हुआ है 52 डिग्री। तो एंगल AFB की वैल्यू हमसे पूछिए। तो सबसे पहले तो हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, तो उसके लिए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो अब ऐसे करके एक इसमें से इनको पहले ही बाहर निकाल लेते हैं। अगर मैं इसको इससे मिला देता हूं तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूं और इधर से इसको इसके साथ मिला देता हूं। तो ये मैं मान लेता हूं मेरा A है, ये मान लेता हूं ये इधर मेरा B है, ये मान लेता हूं इधर मेरा C है, ये मान लेता हूं इधर मेरा D है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, AB और DC को बढ़ा देने पर वो E पर मिलती हैं, तो ये मेरा E पॉइंट आ गया। और AD और BC को मिलाने पर बढ़ाने पर वो F पर मिलती हैं, तो ये मेरा F पॉइंट आ गया। अभी क्या दिया हुआ है, ये एंगल ADC, तो ये वाला एंगल ये मेरे को कितना दिया है 78 डिग्री, और एंगल BEC तो ये वाला एंगल ये मेरे को दिया है 52 डिग्री। तो अगर ये 78 है तो ये वाला एंगल रहेगा तो ये भी मेरा 78 डिग्री होगा, क्योंकि एक अंतर्वृत्तखंड में बुने कोण बराबर होते हैं। अगर ये 78 है ये 52 है तो दोनों ऐड करके 130। तो इस ट्राइंगल का थर्ड एंगल जो भी है वो कितना बच गया मेरे पास 50। अगर ये 50 है तो ये वाला एंगल भी 50 रहेगा मेरा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अभी हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण अंत सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये जो 78 है, जो ये एंगल 50 है और प्लस में ये वाला एंगल है, ये दोनों के योग के बराबर होगा। अगर ये 50 है तो ये मेरा कितना आएगा, ये मेरा 28 आएगा। और पूछा क्या हमसे, यही तो पूछा है कि AFB की मान बताओ, तो AFB हमारा कितना आ गया 28। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर मेरा 4। तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है कि कोट 25 डिग्री, कोट 35 डिग्री, कोट 45 डिग्री, कोट 55 डिग्री और कोट 65 डिग्री, ये सारे के सारे मल्टीप्लाई में हैं और इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो ये जैसे कोट 25 डिग्री है तो मैं इसको चेंज करके क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 1065 डिग्री। और जो कोट 35 है उसको मैं क्या लिख सकता हूं 1055 डिग्री। तो इधर मेरा 1065 है, इधर मेरा कोट 65 है और ये मल्टीप्लाई में है तो दोनों कट जाएंगे। तो इसी तरह ये 55 वाला भी कट जाएगा, तो हमारे पास एक क्या बचेगा कोट 45 डिग्री। तो कोट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये कौन सा मेरा ऑप्शन नंबर 2। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 फिर से DI का क्वेश्चन है। कुछ डाटा दिया हुआ है कि मेल टीचर हैं, फीमेल टीचर हैं। तो हमसे पूछा क्या है, शहर में पुरुष शिक्षकों की संख्या का महिला शिक्षकों की संख्या से अनुपात ज्ञात करें। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना, हमें बस मेल टीचर को ऐड कर लेना है और फीमेल टीचर को ऐड कर लेना है। तो इधर हम मेल को ऐड करके लिखेंगे, इधर फीमेल को, और ऐड करने के बाद हम उन दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो वही हमारा आंसर होगा। तो चलो ऐड कर लेते हैं। तो मेरा 5 इधर से, तो ये 9 और 7 16 और 8 24 और 7 31 और 5 36, 6 3 6 3 9 और 1 10 और 2 12 और 6 18, 8 1, तो 4 और 1 5, ये मेरा आ गया 5865। तो मैं ऐसे ही फीमेल को ऐड कर लेता हूँ। तो 9 और 5 14 और 1 15 और 5 20, तो 0 2 5 और 2 7 और 8 15 और 2 17 और 5 22 और 7 29, तो 9 2 8 और 2 10 और 5 15 और 6 21 और 3 24, 4 असल लगे 2 2 4 2 6 और 2 8, तो ये मेरा आ गया 8490। तो अभी मैं इसको कट करूंगा तो ये कितने से कट हो रहा है, अभी मेरा 5 से, तो आएगा 1, ये मेरा 1 और 7 और 3, ये 5 से कट होगा तो ये 1, ये 6, ये 5 9 45 और ये आ गया 5 8 40। तो फिर कितने से कट होगा, ये 3 से कट होगा। तो 3 3 9, 3 9 27, 3 1 3 रेशियो, 3 5 15, 3 6 18 और 3 6 18, तो मेरा कितना आ गया 391 रेशियो 566। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4।
तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ट्रिग्नोमेट्री से है। तो इसमें हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें हम थीटा की कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से ले लेंगे, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान रखना है कि जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं वो वैल्यू पुट करके कोई भी ऑप्शन सेम नहीं होने चाहिए। अगर सभी ऑप्शन अलग अलग हैं तो हम आराम से इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी जो भी हमें एंगल चाहिए, जो भी हमें अच्छा लगे कि जिससे हमारी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाए। तो एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं। अगर मैं इसमें रखूं और इसमें रखूं 45, इसमें 45, तो मेरा चारों उससे ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं, तो मैं इसमें 45 रख देता हूं। तो ये कितना आ जाएगा मेरा कोसिकेंट 45 √2 अपॉन √2 - 1 प्लस √2 अपॉन √2 + 1। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये इधर 10² 45 कितना आ जाएगा मेरा 1। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मेरा √2 कॉमन बाहर आ जाएगा ऊपर से, तो इसके ब्रैकेट में क्या आएगा √2 + 1 और प्लस में √2 - 1 और अपॉन में ये क्या हो गया a - b और a + b, तो ये क्या हो जाएगा a² - b², मतलब 2 - 1 और -1 इधर था। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो 1 से 1 कट होगा, तो इधर मेरा क्या बच गया √2 × 2√2 और ये इधर है -1, तो मेरा कितना आ गया 4 - 1, तो मेरा कितना आया 3। तो अभी ऑप्शन में भी मैं 45 डिग्री पुट करूंगा, जिस भी ऑप्शन में फिर ये 3 आएगा तो वही मेरा आंसर होगा। अगर मैं इसमें रखूं √45 तो ये √2 उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो ये मेरा आ जाएगा 4, तो ये वाला ऑप्शन मेरा आंसर नहीं होगा। अगर मैं इसमें रखूं तो ये मेरा आएगा √2 का स्क्वायर 2 और +1, तो ये 3, तो इसका मतलब क्या हो गया 3 आ गया, तो यही मेरा आंसर होगा। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये मेरा होगा ऑप्शन नंबर 2। तो चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में ये दी 5 अंक वाली संख्या 676 x और y, मतलब x y की जगह कोई डिजिट रहेंगी वो हमें दी नहीं हुई, तो उसको क्या दिया हुआ है कि 3, 7 और 11 से डिविजिबल है। तो हमें क्या बताना है 3x - 5y की वैल्यू हमें बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, अगर कोई भी संख्या 3, 7 और 11 से डिवाइड होती है तो वो अगर इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूं इनका प्रोडक्ट तो वो इससे भी डिवाइड होगा, तो इनका तीनों का अगर मैं प्रोडक्ट निकालूं वो कितना आएगा 231। तो सिंपली मैं 231 से इसको भाग दूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा 676 और एक्स वाई की जगह मैं लिख लेता हूँ 0, 0 और मैं इसको सिंपली डिवाइड करना स्टार्ट करता हूँ 231 से। तो कितने पे जाएगा, तो ये 2 पे जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा 462। अगर मैं इसको माइनस करूँ ये 4, ये 1, ये 2, तो एक 0 ले लूंगा मैं ऊपर से, तो अब मेरा जाएगा 9 पे, तो ये हो जाएगा 9, ये 7 और ये हो जाएगा 20। इसमें माइनस करूँ ये 1, ये मेरा हो गया 6 और ऊपर से एक 0। अभी लास्ट टाइम पे हमें क्या देखना है, जैसे ये देखना है तो हमें इससे एक ज्यादा पे पहुंचाना है, मतलब इससे कम नहीं लेना, हमें इससे ज्यादा पे पहुंचाना है। तो ज्यादा पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 3 पे लेके जाएंगे, तो 3 से करेंगे तो 3, 9 और 6। अभी नीचे वाले में से मैं ऊपर वाला माइनस करूंगा, जैसे 3 में से 0 गया 3, 9 में से 1 गया 8। अगर मैं देखता हूं कि जो अगर मेरे पास 8 इधर होता और 3 इधर होता, मतलब 83 इसमें और एक्स्ट्रा होता, तो ये मेरा पूरा पूरा डिवाइड हो जाता इससे 231 से। तो हमें पता चल गया कि इधर मेरा 8 है, इधर मेरा 8 है और इधर मेरा 3 है। तो जो इधर क्या था x था, तो x की वैल्यू मेरी 8 आ गई और इधर y था, तो ये वैल्यू मेरी 3 आ गई y की। बस अभी सिंपली हमसे क्या पूछा 3x - 5y, उसमें पुट करना है। तो 8 या 24, 24 - 15, तो मेरा कितना आ गया 9 आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। तो चलो चलते हैं, कौन सा है अपना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है कि 21 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा 25 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में खींची जाती है, केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, इसका एक सेंटर है कोई भी ओ मान लेता हूं मैं, और एक कॉर्ड है मेरी, और ये मेरी यहाँ से अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो ये मेरी रेडियस हो जाएगी। इस पे मैं अगर एक परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये इस कॉर्ड को इक्वली डिवाइड करेगा। तो हमसे क्या पूछा है, केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी, तो यही हमसे पूछा है, इसको मैं मान लेता हूँ x। अभी हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर लंबी जीवा, तो ये पूरी की पूरी ये a और b जो थी कितनी थी 21। अगर मैं इसका हाफ ले लेता हूँ ये वाला, तो ये 21/2 होगा, और जो इसकी रेडियस
होगी वो इसका जो हमें दिया हुआ व्यास 25 मतलब डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस कितनी होगी 25/2। तो हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, पाइथागोरस लगाऊंगा इसमें। तो एक्स इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा कि 25/2 का होल स्क्वायर माइनस 21/2 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का क्या होगा, इस पूरे का हो जाएगा मेरा अंडर रूट। तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा मेरा 625 डिवाइड बाई 4 माइनस 441 डिवाइड बाई 4 और पूरे का अंडर रूट। अगर इसमें से मैं माइनस करूंगा तो ये कितना आएगा 4, ये मेरा आएगा 8 और ये आएगा 1, तो डिवाइड बाई 4 का अंडर रूट। तो इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 46 अंडर रूट। तो यही मेरा आंसर है। कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर 4। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, और दोनों का एरिया दिया हुआ है। ए बी सी का कितना दिया हुआ है 144 और पी क्यू आर का कितना दिया हुआ है 49। अगर मैं साइड का रेशियो निकालूं इधर से तो मेरे पास कितना आ जाएगा 12:7। पी आर की वैल्यू हमसे पूछी है, तो पी आर कौन सा है, तो पोजीशन देखेंगे पी आर की कहाँ पे है। तो पी आर ये और ये है, तो पी आर इसमें क्या दिया हुआ है, ये निकालना है हमें पी आर। तो इसके सेम उस पे पोजीशन पे कौन सा है, ए सी है, और ए सी हमें कितना दिया हुआ है, ए सी हमें दिया हुआ है 9। तो मतलब जो 12 है, 12 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 9। तो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को 7 की वैल्यू निकालनी है। तो 7 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो 12 की वैल्यू मेरे को है 9 दी हुई है, तो 7 की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा 9 × 7 डिवाइड बाई 12। तो 3 से कट होगा, 3 × 9 और 3 × 12। तो मेरा आ गया 21 डिवाइड बाई 4। ये मेरी आ गई पी आर की वैल्यू। तो कौन सा मेरा ऑप्शन नंबर 4 ये वाला। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है कि एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिन पर कार्य करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अल्टरनेट डेज पर वो काम करते हैं। पहले दिन बी कार्य शुरू करता है, अकेले ए उस कार्य को 24 दिन में कर सकता है। यदि कार्य 11 से 1/3 दिन में पूरा होता है तो अकेले बी मूल कार्य का 7/9 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। हम यदि अल्टरनेट डेज में काम करते हैं तो पहले कौन स्टार्ट करता है, पहले बी स्टार्ट करता है, उसके बाद ए करेगा। तो टोटल काम कितने दिन में पूरा हो रहा है 11 से 1/3 दिन में। तो जो पहले स्टार्ट करता है वो तो पूरे दिन काम करेगा। अगर ये मेरा 12 होता तो मैं 6 दे देता दोनों को। अगर मेरे पास ये फ्रैक्शन में है तो 6 दिन में बी को दे दूंगा, इसमें से बचे कितने 5 से 1/3 दिन, मतलब इतने दिन ए ने काम किया होगा। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये मेरा कितना आ जाएगा 16/3, मतलब इतने दिन ए ने काम किया है। और क्या दिया हुआ और डाटा में कि जो ए है वो अकेला पूरे काम को 24 दिन में कर सकता है। तो ए का एक दिन का काम कितना होगा 1/24, तो 16/3 दिन में उसने कितना काम किया होगा, 16/3 दिन में उसने काम किया होगा 8 × 24, 8 दूनी 16, तो मतलब उसने 2/9 काम किया होगा। तो बच गया कितना, तो 7/9 बच गया। तो वो किसने किया होगा, बी ने किया होगा 7/9 काम। तो 7/9 काम बी ने कितने दिन में किया है 6 दिन में किया है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है 7/9 भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो 7/9 भाग हमें 6 दिन में करेगा। तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो डीआई से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। कुछ सालों में हमें कुछ प्रोडक्शन दी हुई है और कुछ सेल दी हुई है। तो हमसे पूछा क्या है कि किन वर्षों में बिक्री उत्पादन के 90% से अधिक है। अगर मैं इसका 90% निकालूं प्रोडक्शन का और वो अगर सेल से ज्यादा हो जाता है तो उस ईयर को हम काउंट करेंगे, और अगर इससे कम रह जाएगा तो उस ईयर को हम काउंट नहीं करेंगे। तो वही क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कितने वर्षों में बिक्री उत्पादन के 90% से अधिक है। अगर मैं इसका 1250 का 90% निकालूं तो ये 125 × 9, तो ये मेरा हो जाएगा 9 × 9 225, तो ये मेरा हो गया 1125। तो ये सेल क्या है, कम है इससे 1125 से, तो ये वाला हम नहीं लेंगे, 2015 हम नहीं लेंगे। अगर मैं ये देखूं 2016 तो ये कितना होता है 140 × 9, तो मेरा हो गया 14 × 126, तो ये मेरा हो गया 1260, तो इधर है 1290, मतलब ये ज्यादा हो गया। तो मतलब जो 2016 को हम काउंट करेंगे। ऑप्शन में देखते हैं एक बार, ऑप्शन में क्या है कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 में तो 16 है नहीं,
तो ये मेरा पहले ही कट हो गया, तो ये तो आएगा नहीं। तो इसके बाद अभी क्या बचा, तो एक में 16 के साथ क्या है 18 है, एक में 16 के साथ क्या है 17 है। तो मैं किसी भी एक को चेक कर लेता हूँ। तो अगर मैं 17 को चेक करता हूँ, अगर यही आ गया तो इसी को मैं निशान लगा दूंगा। अगर 17 नहीं आया तो फिर मेरा 18 वाला आंसर होगा। तो मैं 17 को देख लेता हूँ एक बार। तो 1450 का अगर मैं 90% निकालूं तो कितना आएगा, तो मेरा 140 का ये कितना था 1260 आ गया था। तो इधर तो कितना दिया हुआ, पहले ही 1100 दिया हुआ, तो वो उससे ही कम है, तो इससे तो और ज्यादा कम होगा, तो ये वाला भी हम नहीं लेंगे। तो 17 भी हमारा कट हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 भी गया। तो अब बचा कौन सा हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर 1 ही बचा हमारे पास, तो यही हमारा आंसर होगा। तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या दिया हुआ है कि मार्क प्राइस पर 21% की छूट देकर पुस्तक बेचने पर किसी दुकानदार को 21% का लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। मतलब हमें क्या बताना है, सीपी रेशियो एसपी बताना है। तो ये तो आसानी कर दिया इसने, ये लाइन पढ़ो इधर से। दुकानदार को 21% का लाभ प्राप्त होता है। प्रॉफिट हमारा क्या होता है कि सीपी और एसपी के बीच में होता है। तो हमसे पूछा क्या है, सीपी और एसपी का रेशियो ही पूछा है, और उसने बता भी दिया है कि 21% का लाभ होता है। अगर मेरा सीपी 100 है तो मेरा एसपी कितना हो जाएगा 121, क्योंकि उसने बताया ही है कि 21% का लाभ होता है। तो यही मेरा रेशियो भी आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा ऑप्शन नंबर 2। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है कि x प्लस 1/x की वैल्यू है 4। मेरे से क्या पूछा है कि x की पावर 5 प्लस x की 1/x की पावर 5। तो ये 5 पावर हमारे पास कब आ सकती है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब के साथ, तो मेरी 5 पावर आ जाएगी। लेकिन ऐसे मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, मेरा एक x प्लस 1/x ज्यादा आ जाएगा, तो उसको मैं लास्ट में माइनस कर दूंगा। तो मेरी ये x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 आ जाएगी। अगर मैं स्क्वायर निकालूं तो क्या आ जाएगा, 4 चौके 16 में से 2 गया 14 इंटू इसका क्यूब करूंगा तो ये 64 माइनस 12 कितना आ जाएगा मेरे पास 52 और माइनस 4। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा कितना आ जाएगा 728, और इसमें से माइनस 4 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 724। कौन सा मेरा ऑप्शन नंबर 4। तो चलो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अभी 21। क्वेश्चन नंबर 21 एल्जेब्रा का ही है। 21 में क्या दिया हुआ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 16/15 है। तो इसको ही सोल्व कर लेता हूँ। तो मेरा ऊपर क्या आएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 16/15। x प्लस वाई की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में क्या दी हुई है 4, तो इसकी जगह मैं 4 रख दूंगा, तो इससे कट होगा ये 4 टाइम्स। तो एक्स वाई की वैल्यू मेरी क्या आ गई 15/4। तो भी हमसे पूछा क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। तो x प्लस वाई क्या है मेरा 4, और इधर इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस क्या आ जाएगा 3 इंटू 15/4। तो मेरा कितना हो गया अभी 4 इंटू ये आ गया 64 माइनस 45/4। तो 4 से 4 कट हो जाएगा मेरा, तो 64 में से 45 माइनस होगा तो कितना आएगा मेरे पास 19। तो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। तो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन है, तो सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं ब्रैकेट को सोल्व, उसके बाद ऑफ। तो इधर देख लेते हैं, अगर मैं इसको सोल्व करके लिखूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसको मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 20/40 इंटू, अगर मैं पहले इसको सोल्व करूंगा तो ये 3 आ जाएगा, तो इसको मैं लिखूंगा 9/6 इंटू 3, क्योंकि पहले मैं डिवाइड को सोल्व करूंगा फिर मल्टीप्लाई करूंगा, और माइनस ये क्या आ जाएगा मेरा इधर से ये वाला मेरा आ जाएगा 10/40। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये मेरा कितना आ गया 1/2, और अगर मैं इसको सोल्व करूं इंटू 9/2 और माइनस में कितना आ गया 1/4। तो इसको नेक्स्ट सोल्व करूंगा तो ये मेरा आएगा 9/4 माइनस 1/4, तो मेरा आ गया 8/4।
इज इक्वल टू 2। कौन सा मेरा? ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है कि एक्स और वाई किसी नदी पर दो बिंदु हैं। बिंदु पी और क्यू सीधी रेखा एक्स वाई को 3 बराबर भागों में विभाजित करती है। नदी एक्स वाई के समानांतर बहती है और किसी नाव द्वारा एक्स से क्यू तक और वाई से क्यू तक की यात्रा में लगने वाले समय का अनुपात 4:5 है। धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना कि स्टेटमेंट बहुत बड़ी और आपको पता लग गया कि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और स्टेटमेंट को मैं पढ़ूंगा फिर उसको समझूंगा और सोल्व करूंगा तो ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा, तो उस क्वेश्चन में क्या करना है, एक बार हमें अपने ऑप्शंस पे जरूर ध्यान देना है। क्या पता हमारा ऑप्शन से ही आंसर निकल आए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमसे पूछा क्या है। तो हमसे पूछा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है कि एक्स प्लस वाई। तो एक्स मेरी नाव की चाल है और वाई मेरी धारा की चाल है, रेशियो वाई। तो मेरे को ये बताना है। तो मेरे को इधर देख के पता चल गया कि ये मेरी जो वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी, ये वैल्यू मेरी कम होगी। तो मैं अगर ऑप्शन में देखूं तो ऑप्शन नंबर 1 में ये उल्टा दिया हुआ है, सेकंड वाली वैल्यू को ज्यादा किया हुआ है, फर्स्ट वाली को कम। तो होना क्या था, उल्टा होना था कि फर्स्ट वाली ज्यादा होनी थी और सेकंड वाली कम। तो ऐसे ही सेम सेकंड में भी सेम वही किया हुआ है, तो वो भी कट जाएगा। अभी बच गया मेरे पास ऑप्शन नंबर 3 और 4, ये हो सकते हैं। तो एक बार मैं ऑप्शन नंबर 4 को देख लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि वाई की वैल्यू मेरी 3 है। अगर मेरी वाई की वैल्यू 3 रहेगी, इधर मैं 3 रखूंगा, तो एक्स की वैल्यू मेरी 1 आएगी। तो इससे क्या पता चला मेरे को, जो नाव की चाल थी वो धारा की चाल से कम आ गई। और ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि नाव की चाल धारा की चाल से कम होगी तो क्या होगा कि जो नाव है वो धारा की विपरीत दिशा में कभी चल ही नहीं पाएगी। तो क्या होगा कि हमेशा जो नाव की चाल रहेगी ना वो धारा की चाल से हमेशा ज्यादा होगी। तो ये क्या है, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर जो 4 दिया हुआ है ना, ये भी गलत ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें क्या दिया हुआ है, यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो प्रति वर्ष 15% की दर से 8192 की राशि 1/4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। मतलब हमें सीआई निकालना है। लेकिन हमें दिक्कत क्या है इसमें कि जो हमें रेट दी हुई है 15% और टाइम दिया हुआ है हमारा ओरिजिनल टाइम नहीं है, क्योंकि उसने क्या बोल दिया कि जो ब्याज की गणना होती है ना वो 5 मंथली होती है। तो इसको जो रेट दी हुई है वो हमारी 12 मंथ के हिसाब से है। तो मतलब जो 15% है वो 12 मंथ के हिसाब से है। तो 5 मंथ के हिसाब से कितनी हो जाएगी मेरी, तो 3 से कट होगा, 3 चौका 12 और 3 पंजे 15। तो मेरा कितना आ गया 25/4%। अगर मैं इसको रेशो में लिखना चाहूँ या फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो 1/100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आएगा, तो मेरा आ जाएगा 1/16। तो हमें ये पता चल गया कि रेट को हमने उसमें फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। और टाइम को अगर मैं देखूं तो ये कितना होता है मेरा 12 और 3 15 महीने। तो 5-5 महीने करके इसमें मेरे कितने हो जाएंगे 3 इयर्स। तो मतलब अभी मेरे को जो एक्चुअल रेट थी वो मेरी पता चलेगी और मेरे को टाइम पता चल गया। तो अभी सिंपली क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो 3 साल के ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, 3A + 3B + C। और A मेरा क्या होता है P का R%। तो इधर मेरे को P क्या दिया हुआ है, P की वैल्यू मेरे को दी हुई है 8192। अगर मैं इसका R% निकालूं तो वो मेरा A आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 16 पंजे 80, 16 कम 16, 16 दूनी 32। तो A की वैल्यू मेरी आएगी 512। और तो मैं B की वैल्यू निकालूंगा तो B क्या होता है मेरा A का R%। तो ये हो गया 16 × 48 और 16 दूनी 32। तो ऐसे ही C क्या होगा B का R%, ये मेरा हो जाएगा 2। तो सिंपली इसको उठा के अभी इसमें पुट करना है। तो इसका 3 टाइम्स कितना होगा, ये हो गया मेरा 1536 प्लस इसको 32 दिया 96 और प्लस में 2। अगर मैं सबको ऐड करूं 6 और 2 8 और 6 14 4 और 9 और 3 12 और 1 13 3 और ये 15 और 1 16, मेरा आ गया 1634 रुपये। तो मेरा 3 साल का CI आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन भी हमारा, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमारा दिया हुआ है कि 8 × x + y का क्यूब -27 × x - y का क्यूब = 5y - x × ax² + by² + cxy। तो हमें क्या बताना है कि a + b - c, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखते ही ना सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो ये फॉर्म दी हुई है, तो ऐसी कोई फॉर्म हम डायरेक्ट इसमें से बना सकते हैं। तो मैंने देख लिया इसमें से, अगर मैं a की वैल्यू x की वैल्यू अगर मैं रख देता हूँ 1,
और y की वैल्यू अगर मैं रख देता हूँ -1, तो ये 1 हो जाएगा इधर, तो इधर भी 1 हो जाएगा, तो ये a बचेगा, इधर b बचेगा, और ये माइनस y की वजह से ये हो जाएगा मेरा -c। तो मेरी फॉर्म आ गई। तो ये वाली वैल्यू मैं उठा के इसमें पुट कर देता हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1 - 1 तो 0। तो ये इतना वाला जो मैटर है ये 0 हो गया। तो अभी नेक्स्ट क्या बच गया मेरे पास 27 इंटू एक्स कितना है 1 और y कितना -1, तो एक माइनस पहले ही था, तो ये हो जाएगा +1। तो इसका क्यूब इजिकल टू ये मेरा हो जाएगा -5 और -1, और इधर क्या बचेगा मेरा a + b - c, जो हमसे पूछा है वही आ गया। तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा -27 इंटू 8 इजिकल टू -6 इंटू a + b - c। तो इसको कट करूंगा तो माइनस से माइनस कट होगा पहले, तो फिर 3 से कट करूंगा, 3 दूनी 6 और 3 नी 27, तो 2 से कट करूंगा 2 चौका 8, तो मेरा 36 इजिकल टू आ गया a + b - c। तो यही हमसे पूछा था। तो ये कौन सा मेरा, तो ये मेरा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।